Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Hasan Shabir and I am teaching you software architecture design, and this is our lecture number 12. Before we start our lecture, let's have a recap of previous lecture. In our previous lecture, we were discussing about implicit asynchronous communication software architecture. हमने इसके साथ साथ बफर्ड मैसेज बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया और नॉन बफर्ड मैसेज बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया। तो इम्प्लिसिट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या है, ये आपका कम्युनिकेशन बेस मेथड इन्वोकेशन की बेस पे आर्किटेक्चर पैटर्न है। इसमें यह है कि जो आपकी और दूसरी जो मेथड की इन्वोकेशन है दैट इज इम्प्लिसिट। हमने डिटेल में इम्प्लिसिट को और एक्सप्लिसिट को देखा था, और इम्प्लिसिट का मतलब है बेसिकली ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है ये ऑटोमेटिकली मेथड की इन्वोकेशन करता है, और इसके साथ एसिंक्रोनस है ये। और एसिंक्रोनस का मतलब है कि ये इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक सिंक्रोनस और दूसरा एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट। और सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप सब जो है एट द टाइम सेम टाइम अवेलेबल होते हैं। इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी कि डिफरेंट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में और एसिंक्रोनस में ये डिफरेंस है कि सिंक्रोनस जो है वो टाइम बेस पे होती है, कि अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो जो मेरे लिसनर है वो अवेलेबल होंगे। अगर वो मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे दे कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। बट इसके बरअक्स दूसरा जो हमारा कम्युनिकेशन मेथड है वो है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस की एग्जांपल में मैं अक्सर कहता हूँ कि लेट्स सपोज आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, और इस टाइम आप कोई ना कोई अपने रूटीन टास्क कर रहे होंगे, बट जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये जो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं ये आप सेम टाइम पे लिसन नहीं कर रहे। प्रोबेबली आप लिसन करोगे जब भी आप अपने आप को स्पेयर देखोगे कि आप इस टाइम से इस टाइम तक स्टडी करना चाहते हो, और वो भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन की, तो आप वो लेक्चर को डाउनलोड करोगे और इसको सुनोगे। तो ये जो मेथड है हमारा कम्युनिकेशन का दैट इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और इसकी बेस पे जो हमारा आर्किटेक्चर है दैट इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और इसमें दूसरी एक चीज आप देखेंगे, इसमें एक होगा पब्लिशर, एक होगा सब्सक्राइबर। जो पब्लिशर है ही इज पब्लिशिंग, ठीक है, उसने सब्सक्राइबर जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है कि अगर कोई भी पब्लिशर, लेट सपोज आई एम द पब्लिशर, मैं कोई ऐसा इवेंट हूं जिससे आप स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया हुआ है कि आप मुझे लिसन करना चाहते हो, तो आप मेरे लिसनर हो, सब्सक्राइबर हो। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया तो आप लोग उसको लिसन करोगे। और ये है हमारा बेसिकली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के। और दूसरा इसमें क्या हो रहा है, हमारी सब्सक्राइब भी कर रहा हूं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैं कुछ पब्लिश कर रहा हूं, तो ये पब्लिश और सब्सक्राइब की बेस पे होता है। और ये इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ये चीज एक पर्टिकुलर डिफरेंस था कि वी ऑल आर इवेंट्स। एक ये चीज कहोगे आप, इसमें जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे वो सब इवेंट्स होंगे, उन्हें हम इवेंट्स कहेंगे, और ये इन्वोक होंगे ऑटोमेटिकली। इसकी एग्जांपल भी मैं दे चुका था कि वो इन्वोकिंग इस तरह से थी। अगर मैंने सेंसर की एग्जांपल दी थी, हीट सेंसर की, क्या था कि वो अगर एक मेथड है सेट अलार्म का, तो वो कोई अलार्म सिस्टम ने अपना इंटरफेस या अपना एक मेथड दिया हुआ है अपने दूसरे मतलब किसी दूसरे फंक्शन को या मेथड को, कि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है हीट सेंसर, और वो देखेगा कि अगर एक सर्टेन कंडीशन से हमारा टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो क्या करना है, तो आपने अलार्म को ट्रिगर कर देना है। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल थी जो कि लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आपको स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन,
आप वो लेक्चर दोबारा से सुन सकते हो। और इस तरह से ये डिफरेंस ये था इसमें और दूसरे जो सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल थे कि इसमें जो आपके इवेंट्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं दे कैन आल्सो ट्रिगर सम इवेंट्स, कि जिसके लिए मेथड मैंने इन्वोक किया, जिसने मुझसे किसी प्रोसेस से सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर हुआ और वो उसने जिस सब्सक्राइबर को बता दिया कि ये कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है प्रोसेस 1 में हैपन हो चुका है, तो क्या होगा, वो प्रोसेस 2 जिसको अपडेट मिला अबाउट दैट पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग, तो वो क्या करेगा, वो किसी और प्रोसेसेस को भी इन्वोक कर सकता है, राइट। तो दैट इज बेसिकली इम्प्लिसिट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और इसमें हमने देखा था दो तरह की इसमें कैटेगरीज हैं, वन इज बफर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और वन इज नॉन बफर्ड मैसेज बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। आप देख रहे हैं मैसेजेस का, अगर मैसेजेस हैं तो ये आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। मैसेजिंग होता ही है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना चाहते हो, तो वो जो वे है दैट इज मैसेजिंग, कि मैसेजिंग के जरिए से हम अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टुवर्ड अनदर पर्सन डिलीवर करते हैं। तो बफर्ड में और नॉन बफर्ड में डिफरेंस क्या है? बफर्ड में है देयर आर सिंक्स एंड सोर्सेज, और जो सोर्सेज हैं उनमें बेसिकली हमारे इवेंट्स भी होते हैं, प्लस उसमें जो मेथड्स हैं, दो सिंक्स हैं जिसने सब्सक्राइब किया होता है उस सोर्स के साथ, वो सब भी उसमें उसके साथ उनकी लिस्ट होती है, उसमें मेंटेन की होती है आपकी, ठीक है। दैट इज हमारा कि इसमें ये बफर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है कि उसने एक लिस्ट मेंटेन कर ली होती है अपने पास, और वो लिस्ट के अकॉर्डिंगली जैसे ही कोई मेथड इन्वोक हुआ प्रोसेस 1 में, उसके पास वो लिस्ट मेंटेन है, डिक्शनरी है, वो सबको जो जो मेथड्स उसमें अवेलेबल हैं उन सबको इन्वोक कर देगा, उन सबको अपने अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, बताया हुआ है प्रोसेस 1 को कि मैं अगर आप में कोई चेंज आता है, कोई नोटिफिकेशन है, तो मेरे ये इंटरफेसेस हैं, ये मेरे कंपोनेंट्स के वो मेथड्स हैं जिनको आप इन्वोक करोगे तो मुझे तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये बफर्ड मैसेज हमने देखा था। उसके बाद नॉन बफर्ड भी आ जाता है हमारा। नॉन बफर्ड में क्या आता है, हमारे पास देयर इज अनदर मीडियम, उसमें एक और मीडियम इन्वॉल्व हो जाता है जो आपका एक, आप कह लो कि ये कम्युनिकेशन मीडियम होता है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा होता है, जिसमें आपके सोर्स की डिटेल, सिंक्स की डिटेल, वो सब उसमें आती है। जो सोर्स है वो अपनी प्रोसेसिंग करता है और जो सब्सक्राइबर है उसको नहीं पता, उसने अपने आप को सब्सक्राइब डायरेक्टली उस सोर्स से नहीं करता, वो अपनी उस जो सेंट्रल मॉड्यूल है जिसे हम कम्युनिकेशन मॉड्यूल कह रहे हैं अभी, तो उसमें वो बता रहा होता है अपना। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल, और हम डिस्कस करेंगे MVC को जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इंटरेक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल होता क्या, इसको देखते हैं। इसके डिफरेंट बेनिफिट्स देखेंगे हम ये भी देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और हम जब इंटरेक्शन ओरिएंटेड को समझ लेंगे इस टर्मिनोलॉजी को, फिर हम देखेंगे कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर जो इसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है ये क्या है। इसके बाद ये सिर्फ एक नहीं है, हम एक पढ़ेंगे, इसके अलावा भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क भी है और दीगर फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल हैं। तो इंटरेक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो इंटरेक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल है ये क्या करता है, ये वो पैटर्न है जो हमारे किसी भी आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, इसे डीकम्पोज करेगा इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। और ये नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए, 3 कंपोनेंट, और ये मेजर कंपोनेंट्स हैं 3। जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसमें एक होगा हमारा डाटा मॉड्यूल, जो डाटा का मॉड्यूल है, दूसरा होगा हमारा कंट्रोलर का मॉड्यूल, और एक थर्ड मॉड्यूल है दैट इज आवर प्रेजेंटेशन मॉड्यूल, जिसे हम कहते हैं व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल। और इनके नाम से ही ये चीज़ आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि डाटा मॉड्यूल बेसिकली डाटा के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरेज की, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सब हमारी डाटा मॉड्यूल में आएंगी। कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, ये कंट्रोलिंग का काम करेगा। और व्यू प्रेजेंटेशन ये है बेसिकली यूजर इंटरफेस का व्यू, यूजर व्यू।
और हर मॉड्यूल की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर मॉड्यूल ने अपनी अपनी जो उसको टास्क असाइन किए हैं उस मॉड्यूल ने वो स्पेसिफिक टास्क अपने अकम्प्लिश करने हैं, कंप्लीट करने हैं, राइट। द की पॉइंट ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज द सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरेक्शन फ्रॉम द डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आर्किटेक्चर स्टाइल की जो मेन पॉइंट है वो एक ये है कि वो सेपरेट कर रहा है किसको, यूजर के इंटरेक्शन को किससे सेपरेट कर रहा है, डाटा से, डाटा की एब्स्ट्रैक्शन से और उसकी बिजनेस लॉजिक लाइक आपकी बिजनेस की डाटा प्रोसेसिंग से। कि यूजर इंटरफेस अलग है, उसका जो डाटा की प्रोसेसिंग है वो अलग है। और ये किस तरह से, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के कॉन्सेप्ट में आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि आपने उतनी नेसेसरी डिटेल्स यूजर को शेयर करनी है, इसका मतलब है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। कि माई सेल्फ हसन गिलानी कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और मैं आपको चंद इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझसे गेट कर सकते हो। समझ रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई, मैं अगर बैठा हुआ हूँ, आप किसी भी बात करना चाहोगे मेरे से, तो मैंने एक अपनी इंफॉर्मेशन शो आपसे की हुई है, मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी ने नाम पूछना है मेरे से तो वो व्हाट इज योर नेम कहेगा मुझे, ठीक है, और अगर ये कहेगा तो मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो जो जो इंटरफेसेस मैंने उसको आपको बताए हैं, आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको उनके अकॉर्डिंगली आंसर कर सकता हूँ। क्वालिफिकेशन का आप पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन के रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैंने आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड किया है कि इसमें अगर कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन का वो इंटरफेस है जिसके जरिए मैं ये समझ जाऊंगा इस बच्चे ने मुझसे कुछ पूछना है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन। तो एब्स्ट्रैक्शन डाटा की यही होती है कि चाहे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डाटाबेस में, डाटा स्टोर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यूजर को उतनी इंटरेक्शन, आपने उतना एक्सेस देना है जितना उसके लिए रिक्वायर है। ओके, अब ये तो नहीं आप मेरे से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, मैं इतना अलाउ ही नहीं करूंगा आपको। मैं तो इतना अलाउ करूंगा कि आप सिर्फ आर्किटेक्चर डिजाइन के रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये होता है डाटा की एब्स्ट्रैक्शन, कि आपने नेसेसरी डिटेल स्टूडेंट को देनी है और वो आपने इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है, उस इंटरफेस के थ्रू यूजर इंटरेक्शन करता है आपसे। और वो जो बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक या आपका कोड लॉजिक क्या होता है, जिसके थ्रू बिजनेस की प्रोसेसिंग होती है, आपका कोई भी लॉजिक की इंप्लीमेंटेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इफ कंडीशंस, स्विच कंडीशंस, या जो भी आपके डिफरेंट लॉजिक्स हैं। क्यूरीज भी हो सकती हैं ये, अगर मैं आपकी इसकी प्रोग्रामेटिकली कहूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिहाज से कहूँ, तो जो क्यूरीज के जरिए आप इंप्लीमेंट करते हो, फ्रॉम वेयर क्लॉज जो आप करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करते हो, वो आपकी बिजनेस की प्रोसेसिंग है, डाटा की प्रोसेसिंग है, जिसकी बेस पे आप अपने डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हो। डाटा मॉड्यूल प्रोवाइड्स द डाटा एब्स्ट्रैक्शन and all core business logic on data processing। तो डाटा मॉड्यूल क्या कंटेन कर रहा है हमारा, वो आपकी डाटा की एब्स्ट्रैक्शन ठीक होगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारा डाटा कंटेन करता है वो, उसके साथ साथ वो क्या, उसके ऑल कोर बिजनेस लॉजिक ऑन डाटा प्रोसेसिंग। अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो किसी बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, उसके बगैर तो ये सॉफ्टवेयर ना हो ना। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो किसी एक बिजनेस लॉजिक के लिए होती है, कोई भी आप एक, इनफैक्ट कोई आप क्यूरी भी इंप्लीमेंट करते हो, दैट इज फॉर अ बिजनेस लॉजिक। मैं एग्जांपल देता हूं इसकी। एग्जांपल ये है कि आप इस तरह से समझ लें कि एक सिंपल इंसर्ट डिलीट अपडेट स्टेटमेंट तो होती हैं, ठीक है, ये डाटा की प्रोसेसिंग लाइक आप इससे कर रहे होते हो, बट देयर आर अदर कंडीशंस जिसमें आपका बिजनेस लॉजिक इन्वॉल्व होता है। मेरे पास, अगर मैं ये कहता हूं कि एक मेरे पास डाटा में स्टोर है स्टूडेंट भी, मेरे पास डाटा में स्टोर है सब्जेक्ट्स भी। अब मेरा एज सच स्टूडेंट के और सब्जेक्ट के, सब सब्जेक्ट्स हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, तो कोई कंसर्न नहीं है। बिजनेस लॉजिक क्या है कि जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा उस सारी डाटा पे जो मेरे पास डेटाबेस में है, क्या शो मी द डिटेल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन, दैट इज अ बिजनेस लॉजिक। ये क्यूरी है,
ठीक है, ये इंप्लीमेंट की जाती है। आपकी डाटा तो पड़ी होती है, बट आपकी जो बिजनेस लॉजिक है ऑन डाटा प्रोसेसिंग वो भी इसी में होगी आपकी। अब क्या होगा, जो आपके डाटा उसमें से आप सिलेक्शन होगी, फिल्टरिंग होगी ना, ये बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंटेशन है कि जो मेरा एक पर्टिकुलर लॉजिक है कि मुझे वो बंदे चाहिए जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन पढ़ रहे हैं, नॉट द होल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, कि डाटा की प्रोसेसिंग होने पे क्या हो रहा है, डाटा तो प्रोसेस हो रहा है ना, आप देख रहे हैं वो अब फिल्टरिंग भी हो रही है डाटा की। तो अगर डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है बट वो किसको फुलफिल कर रही है, किसी बिजनेस लॉजिक को। तो एक तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑल कोर बिजनेस लॉजिक ऑन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक हो गया कि आपके जो बिजनेस लॉजिक है सारे डाटा प्रोसेसिंग पे ही, किसी डाटा को प्रोसेस होने की क्यों है। अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, वो फिल्टर हो रहे हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर डिजाइन पा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है, कोई बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है ना, इस बेस पे वो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये किस पे हो रहा है, किसी बिजनेस लॉजिक पे आपकी डाटा प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये सब जो है ये किस में होगा, आपके डाटा मॉड्यूल में। उसके बाद द व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब जो व्यू मॉड्यूल है, व्यू को आप ये समझ लो यूजर इंटरफेस। ये किस लिए यूज होता है, इसको हम करते हैं विजुलाइज करते हैं किसी ऑडियो को, किसी वीडियो को, कोई इनपुट करनी हो, कोई फॉर्म फिल करना हो हमने, ठीक है ना, तो या कोई आउटपुट शो करनी हो, तो इसके लिए ही हम व्यू यूज करते हैं ना। तो ये सब किस पे होगा, ये सब हमारा व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में होता है। एक डाटा मॉड्यूल हो गया, डाटा मॉड्यूल में हमारे पास डाटा की एब्स्ट्रैक्शन लाइक डाटा प्लस आपके कोर बिजनेस लॉजिक और उनकी उस पर जो प्रोसेसिंग होती है वो सब डाटा मॉड्यूल में आ गई। उसके साथ हमारे पास व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है। व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में क्या आपके GUI हैं, GUIs हैं, जिसमें वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, हमारे इनपुट्स फ्रॉम इंटरफेसेस एंड आउटपुट भी हो सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा है कंट्रोल मॉड्यूल। अब इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कंट्रोल मॉड्यूल कि बेसिकली कंट्रोल कर रहा होगा किसी चीज को। अब लेट्स सी कि किसको ये कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, द कंट्रोल मॉड्यूल डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब इसने क्या कंट्रोल करना है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को। किसके फ्लो ऑफ कंट्रोल को, इन्वॉल्विंग व्यू सिलेक्शन, व्यू कौन से को सिलेक्ट करना है, ये उसकी डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक व्यू भी एक मॉड्यूल है, डाटा मॉड्यूल भी एक मॉड्यूल है। अब हम डायरेक्टली इनको कम्युनिकेशन नहीं करवा रहे, देयर इज अ मिडल मैन दैट इज आवर कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगा कम्युनिकेशन को बिटवीन दीज टू मॉड्यूल्स। तो उसे ये कह रहा है, एक तो व्यू सिलेक्शंस के आपने किस मॉड्यूल ने मतलब किस व्यू से रिक्वेस्ट आ रही है या कौन से मॉड्यूल्स को रिक्वेस्ट जाएगी। जो देयर कैन बी मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस, जो सेम टाइप का ऑफ डाटा को उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन है कि कितने डाटा को, कौन कौन से डाटा को वो आपने स्पेसिफिक डाटा शो करना है, ये आपका कंट्रोलर मॉड्यूल करेगा। उसके साथ दूसरी क्या है, हमारी जॉब की डिस्पैचिंग। जॉब डिस्पैचिंग लाइक किसी ने रिक्वेस्ट की फ्रॉम द आपका व्यू इंटरफेस, तो वो रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेगा टुवर्ड द डाटा मॉडल। डाटा मॉडल से कोई चेंज आ गया, या तो वो डायरेक्टली भी व्यू को कह सकता है कि ये चेंज अपडेट होगी, या वो वाया कंट्रोल भी कह सकता है, हावर डाटा कंट्रोल मॉड्यूल। तो एक ये भी आ गया। तो एंड सर्टेन डाटा इनिशियलाइजेशन एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एक्शन के इसमें आपके जो डाटा, बेसिकली आप ये समझ लें कि डाटा मॉड्यूल में आपका डाटा बड़ा है, बिजनेस लॉजिक है, और जो व्यू है वो आपका इंटरफेस है, और कंट्रोल बेसिकली सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स भी है, व्यू की सिलेक्शन भी है, जॉब की डिस्पैचिंग भी है। उसके बाद आपकी कोई कन्फिग्रेशंस हैं, एक्शन हैं, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। सिस्टम की कन्फिग्रेशन एक्शंस या फिर डाटा को इनिशियलाइज करना है सर्टेन को, वो भी इसी में ही आपका आएगा, आपका कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसका मतलब कंट्रोल मॉड्यूल जो है ये आपका सेंट्रलाइज्ड होगा। फिर ये बेसिकली अगर मेन है, तो अगर ये मेजर फीचर, मेजर कंपोनेंट हुआ जिसमें सारा आपका, जैसे आपको बैकबोन है, तो दैट विल बी इन सेंटर। तो ये ऑलवेज इसको सेंटर में प्लेस कर देते हैं हम, और इसकी लेफ्ट साइड पे हम व्यू को कह दो, आप राइट साइड पे आप कह दो डाटा मॉडल, और हमारे सेंटर में हमारा होगा जो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल होता है।
और ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने अभी देखी है कि यूज़र की इंटरेक्शन की बेस पे जो हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल है, इंटरेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल। अब इसमें जो इसमें एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, इस हायरार्की में, इंटरेक्शन ओरिएंटेड की हायरार्की में एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, दैट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये MVC के नाम से बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है मॉडल व्यू कंट्रोलर का, और इसकी बेस पे डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं, और ये करंट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करते हो, .NET बेस पे अगर जॉब करते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो वो रिक्वायर करते हैं कि आपको MVC का कोई 4, MVC 5 या MVC के कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, और आप अपनी जो वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसको आप इतने कैपेबल हो कि आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो बाय यूजिंग मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क। ठीक है। So, what is MVC? Architectural design pattern which works to separate data and UI for a more cohesive and modularized system. अब इसकी हम ये डेफिनेशन बेसिकली है, ये डेफिनेशन कह लो या इसकी वो एक्सप्लेनेशन कह लो जो MVC को एक्सप्लेन कर रही है। MVC क्या है? ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जो किस चीज़ पे वर्क करेगा, ये आपका सेपरेट करेगा यूज़र इंटरफेस को फ्रॉम द डाटा, यानी कि डाटा को UI से सेपरेट कर देगा MVC। और इसका फ़ायदा क्या होगा? टू मेक अ मोर कोहेसिव एंड मॉड्यूलाइज्ड सिस्टम, कि आपका जो सिस्टम है ये मोर कोहेसिव होगा इफ़ इट इज़ अ मॉड्यूल। आप डिफरेंट मॉड्यूल्स में काम कर रहे हो, तो आपके डाटा मॉड्यूल सेपरेट है, UI मॉड्यूल सेपरेट है, आपकी बिजनेस लॉजिक सेपरेट है, तो इसका मतलब है ये आपका एक कोहेसिव सिस्टम है। कोहेसिव ये होता है ना कि वो सेल्फ कंटेन्ड है, अपनी जो भी फंक्शनलिटी है वो सिस्टम खुद ही कर सकता है, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर सिस्टम्स। ठीक है। उसके पास अपनी ही अपना उसके जो किसी भी बिजनेस फंक्शनलिटी को या किसी भी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो उसके पास वो सब मटेरियल या सब इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, दैट इज अ कोहेसिव ऑब्जेक्ट। सो एंड मॉड्यूलाइज सिस्टम, और मॉड्यूलाइज का तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉड्यूल डिफरेंट होंगे, जिसमें आपका डाटा मॉड्यूल भी है, जिसमें हमारा ये दूसरा जो है यूजर इंटरफेस मॉड्यूल भी है, और एक आपका कंट्रोल मॉड्यूल भी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम अपनी वेब एप्लीकेशंस या अपने सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, तो वो हम कौन सा डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करेंगे? MVC। और MVC जो है ये यूज़र इंटरेक्शन पे बेस करता है। ओके, तो जो यूज़र इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये MVC फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंटरेक्शन ओरिएंटेड की कैटेगरी में आता है। और इंटरेक्शन ओरिएंटेड कौन सा हुआ? ये डाटा ओरिएंटेड तो नहीं है ना, ये इंटरेक्शन ओरिएंटेड है, तो इंटरेक्शन ओरिएंटेड में आप फॉलो करेंगे MVC फ्रेमवर्क को। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर द MVC पैटर्न वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड इन 1980s, और ये सबसे पहले GUI बनाने के लिए ये अप्रोच यूज की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था? आपके मल्टीपल प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। अगर मैं मल्टीपल प्रेजेंटेशन कह रहा हूँ कि आप ये समझ लो कि लेट्स सपोज कि अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर मैं एक्सेल में या कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इनटू बाइनरी, तो वो उसकी डाटा की एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होगी इनटू आवर उर्दू लैंग्वेज। मैं उसमें भी लिखना चाहता हूँ लाइक एक। अब डाटा स्टोर में शायद वो 1 लिखा हुआ है डिजिट में, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो रही है? वो मल्टीपल प्रेजेंटेशन हो रही है। उस ऑब्जेक्ट को मैं मल्टीपल व्यूज में प्रेजेंट कर रहा हूँ इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। एक में मैं उसको बाइनरी में उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, एक में मैं उसकी उर्दू में, की बता मैं उसकी किसी में पंजाबी में भी कर दूं, अरबिक में कर दूं। ठीक है, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा है, बट यू आर यूजिंग मल्टीपल प्रेजेंटेशन व्यूज। दूसरा, सेपरेट स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन विथ ईच अदर ऑफ दी, और दूसरा कि आपके जो इंटरेक्शन है वो भी सेपरेट कर देता है, हर एक की इंटरेक्शन सेपरेट द स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन, कि किस तरह से वो इंटरेक्शन कर रहा है और किसी भी एक विद ईच ऑफ दीज प्रेजेंटेशन। ठीक है,
कि जो इंटरेक्शन का स्टाइल है उसको भी सेपरेट कर देता है इन प्रेजेंटेशन के साथ। जो मल्टीपल प्रेजेंटेशन है उनके स्टाइल को भी वो चेंज कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर डाटा है एक्स वाई जी में, मतलब ये एक एक्सेल की फाइल है, इसमें हमारे पास रोज में एक्स वाई जी में 60, 50, 80, कॉलम बी में 30, 30, 10 और कॉलम सी में 10, 20 और 10 भरा हुआ है। और ये मैंने डाटा की एक्स फर्स्ट रो को फेच किया और मैंने अपने मॉडल में जब इंसर्ट कर दिया, दैट इज माय मॉडल। और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें आप किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, मॉडल में किस तरह स्टोर हो गया वो 60%, 30% एंड 10%, ओवरऑल ये 100%। बट अब देखें ये मॉडल से मेरा डाटा जब जा रहा है व्यू 1 में, और व्यू 1 में मैंने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है कि मेरा जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, वो बार चार्ट की फॉर्म में जाए, राइट। और वो बार चार्ट में जब आप देख रहे हैं कि वो शो हो रहा है तो उसमें क्या है, तो इसमें इस तरह पता लगेगा जो हमारा 1 है दैट इज ए में आप देख रहे हैं कि उसकी रेंज 60 पे है। ए की वैल्यू कितनी हुई 60%, ये परसेंट में हमें शो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, उसमें 60 है। अब बी को देखें आप, 2 है तो दैट इज बी, या एक्स के साथ ये वाई में बी है वो 30%, और जो हमारा 3 है दैट इज सी और वो 10%। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। इसी डाटा को जो मॉडल में पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको हम एक और फॉर्म में पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देख रहे हैं अब दो व्यूज हैं, डाटा सेम है बट उनका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट है। पाई चार्ट में अब ये 100% पे आप देख रहे हैं कि अब हमें पता लगेगा सी में जो है दैट इज उसकी कम इन्वॉल्वमेंट है 100 में, ऑलमोस्ट 10% इन्वॉल्वमेंट सी की है, ऑलमोस्ट 30% इन्वॉल्वमेंट हमारे बी की है, और 60% इन्वॉल्वमेंट हमारी ए की है। तो ये है। और किस तरह से हमें पता लगा, ये 1 वाला जो है उसका कलर स्काई ब्लूइश टाइप है, वो ए है। ब्राउन में जो मेहरून है वो हमारा बी है, और येलोइश जो है हमारा क्रीम कलर में सी पड़ा हुआ। और इसी तरह से अगर डाटा में अपडेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल रो 2 आ जाती है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर रो 2 आ जाती है तो रो 2 जैसे ही आएगी तो क्या होगा, ये देखें जब ये रो 2 आई, रो 2 में हमारे पास पड़ा 50। जब ये 50 रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हमारे पास ये जो है, जब ये 50 में लेट्स सपोज ये ए हो गया बाद में, और 50 के लिए क्या वैल्यू होगी हमारी, दैट इज 50। तो ये 50 के लिए हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ओके ये हम कहते हैं दैट इज आवर ए। नेक्स्ट अपडेटेड ए। इसी तरह से बी के लिए क्या हमारे पास पड़ी है वैल्यू 30, तो 30 इससे ग्रेटर, मतलब ये सेम ही होगी, ये हमारा बी है। और सी जो है वो हमारा इस केस में क्या है 20, तो वो हम इसको थोड़ा सा अप ले जाते हैं 20 के पास, तो ये हमारा सी हो जाए। तो देख रहे हैं अब जैसे ही 2 को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह सी जी को भी रिप्रेजेंट करना, तो जी के लिए भी यहाँ पे आ जाओ। ये अगर मैंने कहा दैट इज माई एक्स, ठीक है ये एक्स है, इस तरह से ये अगर मैं कहूँ दैट इज माई वाई, और इसमें y में जो वैल्यू है, y में a जो है, y में a की वैल्यू क्या है, y में a जो है ये 60 है, जो y है ये a में 60 है, ये जो yb है ये हमारे पास 30 है, और ये जो yc है, ये जो yc है इसे मैं इस तरह करता हूँ, ये yc जो है ये हमारा किस पे इक्वल है 20 के। तो इसी तरह z भी आ जाएगा, तो अगर z a z b z c, तो वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक व्यू में एक टाइप का डाटा। इसी तरह हमारे पास दूसरा व्यू है जिसमें पाई चार्ट का ग्राफ, पाई चार्ट में वो एक्सप्लेन किया गया है। तो पाई चार्ट में आप देखें किस तरह से वो एक्सप्लेन किया गया है पाई चार्ट में, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरा पाई चार्ट भी बनाना पड़ेगा। अब इसमें तो हम दूसरा तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, इसको स्लाइसिंग नहीं कर सकते इन लाइक हमने जो बार चार्ट में किया। इसमें हम लोग करेंगे, हम उसको एक और नया बार चार्ट बना लेंगे, और वो बार चार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे y को। ये बार चार्ट अभी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी भी वैल्यूज हैं। इसी तरह एक और बार चार्ट अगर हम बना देंगे तो वो जो भी रिप्रेजेंट करेगा तो वो हमारा, और ये ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो गई है,
इसको मैं अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें और लेट मी री ड्रॉ इट, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल अब ये सर्कल प्रॉपर तो नहीं बन रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो इसमें देखें आप, ये भी है कि लेट सपोज z में y जो है वो 50% है, तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ। y में ये टोटल हम कह देते हैं कि ये हमारा a होगा। इसके बाद b जो है वो 30 है और वो 20 है, तो हम कहते हैं कि इस तरह कर लेते हैं कि ये जो हमारा ये b हो जाएगा और ये हमारा c हो जाएगा। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन स्टाइल हो जाएगा। इस तरह उसके लिए z के लिए भी हम अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि MVC की ये एग्जांपल थी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने यूज़र इंटरफेस को सेपरेट कर रहे हैं। मॉडल में जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट है, उस लॉजिक को हम लोग डिफरेंट व्यूज़ में सेम डाटा को डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में हम शो कर रहे हैं। ओके, तो इसमें आप देखते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर का ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास मॉडल है वो क्या करता है। मॉडल बेसिकली इनकैप्सुलेट एप्लीकेशन स्टेट, जो भी एप्लीकेशन की स्टेट है वो उसने अपने अंदर रखी हुई है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मॉडल में पड़ी हुई है ना आपके, तो इसका मतलब है कि इनकैप्सुलेट की हुई है एप्लीकेशन की जो भी स्टेट है। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू द स्टेट क्यूरीज, कि जो भी क्यूरीज की फॉर्म में जो भी आपके पास स्टेट को चेंज करने के लिए क्यूरीज आती हैं, उनको वो रिस्पॉन्ड करेगा। बाद में एप्लीकेशन को वो एक्सपोज करेगा कोई इंटरफेस। ये देखें ना, चेंज नोटिफिकेशन के आपकी कोई भी नोटिफाई द व्यू ऑफ चेंजेस, कोई भी मॉडल में चेंज आ गया, मॉडल अपडेट हो गई, मॉडल की कोई एप्लीकेशन में या मॉडल के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर सेल में अपडेशन हो गई, तो वो नोटिफाई कर देगा अपने व्यू को। उसके बाद कंट्रोलर में क्या है, कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन का बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है। जो भी इसका बिहेवियर है चेंज, कोई भी अगर उसमें आपने अब चेंज स्टेट करनी है, लाइक वो देख रहे हैं चेंज स्टेट का बिहेवियर अगर वो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो स्टेट को चेंज करेगा, ये आपकी स्टेट की चेंज होगी। उसके साथ आपकी जो मैप है यूजर का एक्शन, लाइक यूजर ने अगर कह दिया अपडेट, इस पे लिखने से, यूजर ने अगर अपडेट कह दिया तो वो उसे जो यूजर का एक्शन अपडेट का उसको मैप करेगा मॉडल के साथ। दूसरा क्या करेगा, मॉडल अपडेट मॉडल को कहेगा कि अपडेट द स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज करो। और उसके बाद ये व्यूज को सिलेक्ट कर सकता है रिस्पॉन्सेज के लिए। और दूसरा कि वन फॉर ईच फंक्शनैलिटी, कि ये एक फंक्शनैलिटी के लिए भी और ये मल्टीपल फंक्शनैलिटी के लिए भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक यानी कि ये कंट्रोलर एक व्यू को भी कंट्रोल कर सकता है, ये कंट्रोलर सेम टाइम पे मल्टीपल व्यूज को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और दूसरा जब ये कंट्रोल भी कर सकता है उसकी फंक्शनैलिटी, और दूसरा उसको सिलेक्ट भी कर सकता है आपके व्यू को, रिस्पॉन्स जो उसकी व्यू को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मॉडल ने अपडेट की है, कोई भी क्यूरी उसने अपडेट कर दिया स्टेट अपनी, तो वो कंट्रोलर के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो किन व्यूज को जानी है वो सिलेक्शन भी कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिस्पॉन्स, एज अ रिस्पॉन्स। कि किसी ने अगर रिक्वेस्ट की अपडेट की तो वो उसको रिस्पॉन्स देगा कि ये अपडेट हो चुका है कि नहीं हो चुका। ओके, और जो व्यू है ये क्या करेगा, रेंडर्स द मॉडल, ये बेसिकली मॉडल को रेंडर करेगा। रिक्वेस्ट अपडेट फ्रॉम द मॉडल, ये रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को अपडेट के लिए कि कोई चीज़ अपडेट करनी है मैंने। उसके बाद ये करेगा यूज़र को कोई एक्शंस या अपडेट की रिक्वेस्ट करेगा, कंट्रोलर को करेगा रिक्वेस्ट के व्यू के थ्रू अगर कोई आपने इन्फॉर्मेशन मॉडल में चेंज करनी है या कोई नई इन्फॉर्मेशन आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। इन केस आप लॉगिन की एप्लीकेशन कोई बनाई है जिसने अभी लॉगिन का फॉर्म आपने फिल किया, साइन अप का फॉर्म अगर मैं ये कहूँ, जब आपने साइन अप के बटन पे क्लिक किया तो वो जो रिक्वेस्ट आपकी गई वो कंट्रोलर को मिलेगी। जब कंट्रोलर को आपकी वो गेस्चर या आपकी वो रिक्वेस्ट चली गई जिसने लिखा है इंसर्ट इनटू, जो ऐड यूज़र की रिक्वेस्ट गई, उसने कहा कि जो मॉडल की स्टेट को चेंज किया जाए, उसमें एक नया यूज़र ऐड कर दिया जाए।
जैसे ही वो यूजर ऐड होगा या तो कंट्रोलर के जरिए डायरेक्टली व्यू को नोटिफाई किया जाएगा, या मॉडल ही डायरेक्टली चेंज नोटिफिकेशन का मेथड जो इवेंट है वो ट्रिगर कर सकता है और बता सकता है व्यू को कि आई हैव एडेड यू, यू आर सक्सेसफुली साइंड अप। ऐसे की इंफॉर्मेशन मॉडल से भी जा सकती है। तो ये इसका एक आर्किटेक्चर है जिसमें मॉडल है, व्यू है और कंट्रोलर है। मॉडल आपका इनकैप्सुलेट करता है आपके डाटा को, उसके साथ साथ उसने स्टेट चेंज जो भी है उसको रेंडर करना है, एक्सपोज टू एप्लीकेशंस। उसके बाद फंक्शनैलिटी जो है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी, कौन सी एप्लीकेशन पे क्या फंक्शनैलिटी होगी, और नोटिफाई कोई भी चेंज अगर मॉडल में आया तो वो आपकी जो व्यू है उसको नोटिफाई कर सकता है। सो मॉडल, द डोमेन स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन on which the application operates। तो मॉडल क्या हुआ हमारा? मॉडल इज बेसिकली ये डोमेन स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होती है इंफॉर्मेशन की, कि इस मॉडल में हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जितनी भी स्टोर है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक है। किसी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर वो मॉडल है, उसमें आपकी डाटा बेस है, तो वो स्टूडेंट मैनेजमेंट की ही है, उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, उसकी फी की डिटेल होगी, उसकी सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी। और उसको यूज क्यों किया जाता है? बेसिकली किसी बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो द मॉडल इज अनदर नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, क्योंकि इसमें कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। आप देखें कि ऐसे डाटा अगर हमारे पास एप्लीकेशन डोमेन और जो लॉजिक है ये क्या ऐड करता है? मीनिंग टू द रॉ डेटा। देखें आप कि हमारे पास सिस्टम में अगर यूजर की इंफॉर्मेशन है और सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, राइट, और हमारे पास ये रॉ डेटा है, बेसिकली इट इज रॉ डेटा। जब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे वो स्टूडेंट्स इनरोल दिखाएं, शो मी द डिटेल ऑफ दो स्टूडेंट्स के जो कि SAD में इनरोल होंगे, अब वो लिस्ट आएगी। अगर वो स्टूडेंट अगर इनरोल हो सकते हैं तो पता लगेगा, सिस्टम बताएगा कि इसके प्री रेक्विजिट उन्होंने क्लियर किए हुए हैं, अगर किए हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर SAD। तो ये क्या कर रहा है? द एप्लीकेशन और डोमेन लॉजिक क्या करता है? ऐड मीनिंग टू द रॉ डेटा, कि रॉ डेटा है स्टूडेंट का और सब्जेक्ट का, उसमें कोई मीनिंग ऐड हो रहा है। अब वो जो रॉ डेटा की इंफॉर्मेशन शो हो रही है वो ऐसे ही स्टूडेंट नहीं है कोई, वो स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये कोई मीनिंग ऐड हो गया ना, इसको हमारे रॉ डेटा को कोई मीनिंग मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि बाद में इसको किसी पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक परसिस्टेंट स्टोरेज होती है उसमें स्टोर कर दिया जाता है, सच डेटाबेसेस में। कि बाद में अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, आप देखते हैं कि जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स शो हो रहे होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन में रजिस्टर्ड है। तो वो उसकी परसिस्टेंट स्टोरेज में स्टोर हो चुके हैं एक ही दफ़ा। उसके बाद है व्यू। व्यू क्या करता है? व्यू रेंडर्स द मॉडल इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर इंटरेक्शन। व्यू को आपने ये समझना है दैट इज योर यूजर इंटरफेस। आपने इसको सोचना ही इस तरह से है कि दैट इज माय यूजर इंटरफेस। बेसिकली आप इसको जब इस तरह सोचोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग व्यू को लेके क्लियर हो जाएगी कि मेरे यूजर इंटरफेस में व्यू है, डाटा में जहाँ पे डाटा है, उसकी इंसर्शन है या उसकी बिजनेस लॉजिक है, वो मेरा मॉडल है, और जो इनकी कम्युनिकेशन करवाएगा दैट इज माई कंट्रोलर। ओके, तो व्यू क्या करेगा? रेंडर्स द मॉडल इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर इंटरेक्शन। ये क्या करता है? ये उस तरह का मॉडल बनाता है जो यूजर के इंटरेक्शन के लिए सूटेबल है। और इसमें क्या आते हैं? बेसिकली हमारे यूजर इंटरफेस के एलिमेंट आते हैं, जिसमें कोई स्क्रॉल बार, आप कहते हैं नेविगेशन बार भी हो सकती हैं, या इसमें हम एक व्यू में कह सकते हैं हमारे पास कोई ड्रॉप डाउन की लिस्ट है, कोई चेक बॉक्सेस हैं, कोई इनपुट के हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनपुट के लिए। तो ये सब जो है ये इसी के जरिए तो यूजर इंटरेक्शन करता है ना, तो ये सब एलिमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद MVC इज ऑफन सीन इन वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन में MVC देखा जाता है, वेयर द व्यू जो है ये इंप्लीमेंट होगा आपका HTML पेजेस। हम स्टैटिक HTML पेजेस बनाते हैं ना, HTML CSS को यूज करते हैं या बूटस्ट्रैप को यूज करते हो, तो आप एक इंटरफेस डिजाइन करते हो, यूजर इंटरफेस। तो वो बेसिकली हमारे व्यूज हैं,
जिन्हें हम कहते हैं ये हमारे व्यूज़ हैं। और जब इस इंटरफेस की हम डायनामिक इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज़ कि वो हम कोई ऐसा कोड भी लिखते हैं, PHP का कोड लिख देंगे या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जिसकी बेस पे हम अपने वो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बना देते हैं। डायनामिक डाटा फॉर द पेज जो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इस कोड को क्या कहते हैं, वो हमारा डायनामिक डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए HTML से तो वी कैन जस्ट क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस ना, राइट। और अगर मैं डायनामिक करना चाहूँगा तो आई कैन यूज जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, आई कैन यूज PHP, आई कैन यूज पाइथन, जैंगो को यूज कर सकते हैं हम, उसका फ्रेमवर्क है पाइथन का। तो क्या होगा, इसकी बेस पे हम अपने डाटा को डायनामिक कर लेते हैं कि यूजर जो चाहता है उसका इंटरेक्शन एक डायनामिक हो जाए। इफ अ यूजर इज विलिंग टू सी अपना डाटा अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिजायर, तो वो उसको डायनामिकली रन टाइम पे मिल जाए। तो ये भी MVC जो है इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, आप देखते भी होंगे। तो कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेस एंड रिस्पोंड टू इवेंट्स। कोई इवेंट जनरेट होता है आपके मॉडल में, कोई इवेंट अगर जनरेट हो गया आपके व्यू में, अगर किसी यूज़र इंटरफेस में कोई ऐसी कमांड, इंसर्ट की कमांड चली गई या लॉगिन का बटन प्रेस किया गया जिसके बैकएंड पे इम्प्लीमेंट था कोई फंक्शनैलिटी लाइक कोई उसको था चेक पासवर्ड की या चेक क्रेडेंशियल्स की, तो वो सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो हमारे कंट्रोलर को जाएगी। कंट्रोलर आगे देखेगा कि मॉडल में ये किस स्पेसिफिक पेज के लिए एक्सेस का लॉगिन है, या किसी वेबसाइट का टोटल लॉगिन है, या किसी स्पेसिफिक पेज में अगर वो पेमेंट्स के मॉड्यूल को चेक करना चाहता है या कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना चाह रहा है, तो उसको एक री लॉगिन करना पड़ा। तो वो कंट्रोलर का ये सारे डिसीजंस जो हैं ये कंट्रोलर करेगा, और ये कंट्रोलर एक्शंस क्या करेगा, यूजर के एक्शन एंड मेन वो चेंज ऑन द मॉडल एंड व्यू, कि जो भी चेंज को होगी किसी मॉडल में या व्यू में, इसको इन्वोक भी कर सकता है। तो इसकी हम देखते हैं एग्जांपल, कंट्रोल फ्लो इन MVC। थ्रू MVC कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स, यानी कि MVC की डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और ये किस तरह से करता है, पहला क्या हुआ, इसके स्टेप्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यूजर इंटरेक्ट विद द यूजर इंटरफेस, कि जो हमारा यूजर है, आई एम अ यूजर, मैं डायरेक्टली किसी के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा होता, आई हैव गिवन एन इंटरफेस, उस इंटरफेस के थ्रू मैं इंटरेक्शन कर रहा होता हूँ विद सम डेटाबेसेस। पर ये किस तरह से इंटरफेस से के थ्रू मैं इंटरेक्शन करता हूँ, वो होते हैं बाय यूजिंग सम बटन प्रेसेस। मैं कोई बटन प्रेस करूंगा तो मेरा कोई इवेंट ट्रिगर होगा, उस इवेंट की बेस पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। एक तो ये है। इसके साथ अ कंट्रोलर हैंडल द इनपुट इवेंट, जो इनपुट यूजर से गई वो जाएगी डायरेक्ट कंट्रोलर के पास। जो कंट्रोलर है वो उसको हैंडल करेगा फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस से इंफॉर्मेशन आपके कंट्रोलर को मिली है वो क्या करेगा, उसको आगे भेज देगा, फॉरवर्ड मूव कर देगा। कंट्रोलर जो है वो आगे भेजेगा डाटा मॉड्यूल की तरफ, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन किसी रजिस्टर्ड हैंडलर, कोई इवेंट हैंडलर ऐसा होता है उसके थ्रू मिलती है, या कोई ऐसी कॉल बैक्स होती हैं, या कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये उसको कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन मिली होती है। और तीसरा जी, जो कंट्रोलर है ये करता है द कंट्रोलर एक्सेस द मॉडल। बाद में क्या करता है, वो उसको एक्सेस करेगा मॉडल को, पॉसिबली अपडेटिंग इट इन अ वे अप्रोप्रिएट टू द यूजर एक्शन, कि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो हमारा ये कंट्रोलर है ये एक्सेस करेगा अपने मॉडल को, जो इसके साथ कनेक्टेड मॉडल है। वो किस लिए करेगा कि वो अपडेट करो, क्योंकि यूजर ये चाह रहा है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा कंट्रोलर को, यानी कि कंट्रोलर अपडेट्स द यूजर शॉपिंग कार्ट, ठीक है। कि कंट्रोलर कौन सा आपका अपडेट्स यूजर शॉपिंग कार्ड को अपडेट करने के लिए कंट्रोलर है कोई,
वो क्या करेगा, वो यूज़र के शॉपिंग कार्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है आपके डाटा मॉडल में उसको उसको एक्सेस करेगा और डाटा को कहेगा कि इसको चेंज कर दो, और डाटा में जो आपका डाटा मॉडल है वो उसको अपडेट करके कंट्रोलर को बता देगा कि आई हैव क्लियर्ड या जो भी अपडेटेड ऑल द शॉपिंग कार्ट जो कि मेरी डाटाबेस में प्रेजेंट थे, और वो रिटर्न कर देगा, बगैर रिस्पॉन्स देगा अपने कंट्रोलर को, या तो वो डायरेक्टली उसको नोटिफाई कर सकता है व्यू को भी। यानी कि फर्स्ट यूजर रिक्वेस्ट करेगा, देन कंट्रोलर देखेगा उसकी रिक्वेस्ट किस लिए है, वो उसके साथ मॉडल इंटरेक्ट कर रहा है, अब वो मॉडल को अपडेट करेगा कि अपनी स्टेट को चेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। जब मॉडल अपनी स्टेट चेंज करेगा तो वो वापस रिस्पॉन्ड करेगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर जो है वो दोबारा अपने व्यू को जो इंटरफेस है उसमें बता देगा कि अपडेटेड या यू हैव कार्ट अपडेटेड, इस तरह की ग्रीन में स्टेटमेंट शो कर देगा। या फिर ये डायरेक्टली मॉडल भी अपने यूजर इंटरफेस को बता सकता है, नोटिफाई कर सकता है। तो इसके साथ हम आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। इसी डिस्कशन को, एमवीसी फ्रेमवर्क की डिस्कशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा एक मॉडल व्यू कंट्रोलर। हमने सबसे पहले यूजर के इंटरेक्शन की बेस पे जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन है उसको देखा कि वो किस तरह से हमारा बनता है और वो क्या उसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं। और कंपोनेंट तो हम फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, उनके इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उन पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और ये आप देख रहे हैं हमने जो कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए उसके साथ साथ हमने उनके इंटरेक्शंस आइडेंटिफाई किए, देन हमने कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, अब कंस्ट्रेंट में लेट्स सपोज क्या कंस्ट्रेंट था कि कंट्रोलर से आपने इंफॉर्मेशन को जो यूज़र है उसने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को या कंट्रोलर यूज़र ने डायरेक्ट डाटा को एक्सेस नहीं करना, और डाटा ने डायरेक्ट ही कंट्रोलर को डाटा इनफैक्ट कर सकता है एक्सेस, लेकिन यूज़र पे कंस्ट्रेंट है कि यूज़र कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डाटा, तो यूज़र हैज़ टू एक्सेस डाटा वाया कंट्रोलर। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का तो एक पार्ट है, ये तो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं ना जिनसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जब हमने देखा इसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए जिसमें हमारे पास व्यूज़ थे, डाटा मॉडल थे, डाटा व्यू मॉडल था, उसके बाद हमारे पास एक कंट्रोलर मॉड्यूल था जिसमें हमने ये इसकी डिस्कशन को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।